सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछला बच्चा है जो भी था लगभग लेकर आ गया था 420 नंबर, 25 नंबर, 39 नंबर और 452 नंबर तक लाया है। अब आपकी बारी है, आप भी ला के दिखाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि पद्मावत किसकी रचना है, बताइएगा। पद्मावत किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है नाभादास, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। तो किसका है बताइएगा, किसका है ये पद्मावत? तो आपका किसका है ये? तो यह है आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे, मिस ना हो। आगे क्या है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे, बताइएगा। ज्ञान मार्ग की शाखा या फिर प्रेम मार्ग की शाखा या फिर कृष्ण मार्ग की शाखा या फिर एक और ऑप्शन है आपका नीचे सगुन भक्ति काव्य। तो किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े हुए थे प्रेम मार्ग की शाखा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है ना, बताइएगा। कौन सी कृति है जो जायसी जी की नहीं है? देखिए, अगर बात करें हम कि पद्मावत और जो अखरावट है और चित्ररेखा है, ये तीनों किनका है? जायसी जी का है। ठीक है ना, ये तीनों किसका है? जायसी जी का है। ठीक है, लेकिन जो भक्तमाल है ये इनका बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भक्तमाल जो रचना है ये किसका है। ठीक है ना, किसकी कृति है, आपको बताना है। क्या कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है आगे क्या कि निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्तिधारा के कवि हैं, बताइएगा। सगुन भक्तिधारा का पूछा गया यहाँ पे, तो कौन है ये? सूरदास जी हैं। कौन है यहाँ पे? सूरदास जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, बताइएगा। सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को या फिर जायसी जी को? तो किन्हें कहा जाता है? तो कहा जाता है सूर्यदास को। ठीक है ना, किनको? सूरदास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं, बताइएगा। रामश्री या फिर कृष्णश्री या फिर शैव या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। शैव मतलब शिव भगवान है ना, शिव जी। तो सूरदास किस धारा के कवि हैं? ते हैं कृष्णश्रेयी के। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है, बताइएगा। सूरदास का रचना में से कौन सा है? सतसई, दोहा वाली, सूरसागर या फिर गीतावली? तो कौन सा है? तो सूरसागर जो है ये आपका सूरदास का है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे भी नाम में भी सूर है यहाँ पे, और जो जो इनका कृति है, रचना है, उसमें भी लिखा हुआ है सूर। तो आप ध्यान से याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, बताइएगा। किसे माना है? ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को या फिर राम को? तो किससे माना है ये, बताइएगा। तो ये माना है किससे? कृष्ण को। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि आगे सूरदास के दीक्षा गुरु है ना, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम पूछा गया। ठीक है ना, तो क्या नाम है बताइएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, विठलदास, बल्लभाचार्य या फिर आनंद दास? तो क्या नाम था? बल्लभाचार्य। ठीक है ना, क्या नाम था सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम? बल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था, बताइएगा। किस कवि का? तुलसीदास का, नवादास का, सूरदास का, फिर कबीरदास का? तो किसका नाम था? तो नाम था आपका किनका? तुलसीदास का। ठीक है ना, क्या नाम था? क्या नाम था? राम बोला। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, है ना? तो क्या बताना चाहिए आपको?
बॉल नाम था। क्या नाम था? बॉल नाम था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन बाबू कि हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को, जायसी को, मीराबाई को या फिर सूरदास को? बताइएगा किन्हें माना जाता है? तो किन्हें? सूरदास को, अरे सॉरी भाई, तुलसीदास को। ठीक है, किनको? तुलसीदास को। ठीक है, बोलने में थोड़ा जवान फिसल गया। ठीक है, तो किन्हें माना जाता है साम्यवादी कवि? तो तुलसीदास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? बताइएगा कौन है? काम्यानी है, उर्वशी है, रामचरितमानस है, फिर साकेत है? तो कौन सा है? तो है कौन सा? तो आपका है रामचरितमानस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है कि तुलसीदास का अस्थाई निवास स्थान कहाँ है? मतलब कि जहाँ पे वो रहे हैं, है ना, अस्थाई परमानेंट, तो कहाँ वो रहे हैं? पाटलिपुत्र या फिर काशी, झांसी या फिर वृंदावन? बताना है आपका सही आंसर। कौन हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका काशी। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़िए। ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ है? तो कहाँ है, यानी कि कहाँ था, अभी तो है नहीं वो, कहाँ था? तो काशी में था। ठीक है, ठीक, आगे देखिए कि कह रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है? जायसी जी हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या फिर तुलसीदास हैं? कौन है ये? बताइएगा। तो कवितावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है बाबू? कौन है? तो तुलसीदास। ठीक है, कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नवादास का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा देखिए एक बात और, अनुमानित कहने का मतलब कि बस अनुमान किया गया, कोई कोई किसी को कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा कब जन्म हुआ था? 1550 में, 1570 में, या फिर 1560 में, या फिर 1565 में? तो अनुमान ऐसा किया जाता है कि इनका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बाबू 1570। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि कविता, किसकी कविता को सुनकर कवि नवादास सिर झुका लेते हैं? बताइएगा, किनकी कविता सुनकर जो नवादास हैं सिर झुका लेते हैं? तो कौन है? तो ये हैं सूरदास जी। ठीक है, उनका कविता सुनकर सिर, क्या कहते हैं, नवादास सिर झुका लेते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए। सिर झुकाने का मतलब ऐसा नहीं कि बेइज्जती हो गया है, मतलब कहने का मतलब कि उनके प्रति वो सम्मान दिखा रहे हैं, रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ समझिए। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि किसी कविता को सुनकर कवि नवादास सिर झुका लेते हैं? तो आपको ऑप्शन तो यहाँ पे कबीरदास भी है, तुलसीदास भी है और सूरदास है। तो याद रखेंगे कि नवादास सिर झुकाते हैं, तो किनका कविता सुनकर? तो ये सूरदास का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़िए। कह रहा है का कह रहा है क्वेश्चन में आगे? नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? बताइएगा, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या फिर रीति काल? तो इनका जो उदय हुआ था हिंदी साहित्य में वो किस काल में हुआ था? तो हुआ था भक्ति काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना, नवादास का पूछेगा, है ना, कि बताइए कब हुआ था हिंदी साहित्य के काल में? तो भक्ति काल में। ठीक है ना, इन्हें की माना जाएगा आधुनिक काल या फिर आदिकाल या फिर रीतिकाल, इस सब में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए, फिर से इसको समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है ना, बहुत भी आई है कि नवादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? तो हुआ था, है ना, हुआ या फिर हुआ था, मतलब पूछा ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही लिखेगा वहाँ पे, तो भक्ति काल। ठीक है ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? आप पंचायत देखे होंगे, एक जो वेब सीरीज है, तो उसमें भी जो विलेन है उसका नाम भूषण है ना। तो पूछ रहा है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है? हारजीत, कवित या फिर उषा या फिर छप्पर? आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये भी नहीं बता रहे हैं तो फिर देखिए तैयारी को बहुत गंदा है ना। तो कौन है, आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन है। तो है कवित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, श्रृंगार रस या फिर भक्ति रस या फिर वीर रस या फिर वत्सल रस, बताइएगा। श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या फिर वत्सल रस। इसका ऑप्शन में सही कौन कौन हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका सी, वीर रस। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि छत्रसल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, रौद्र रूप या फिर भयंकर रूप या फिर मधुर रूप या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा बाबू। तो रौद्र रूप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो छत्रसल की तलवार है जो कौन सा रूप धारण किए हुए है, तो रौद्र रूप यानी कि गुस्से वाला रूप, है ना, एकदम काट देंगे ऐसा कुछ। आगे क्या है बाबू कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, बताइएगा। 110, 112, 108, 105, तो कितना टोटल 105 अलंकार का जिक्र हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो वो टोटल कितना 105, 105, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। कह रहा है कि छत्रसल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसल की वीरता का योगासन किया गया है, बताइएगा। टोटल कितना 50, 52 या फिर 59। एक ऑप्शन और छकड़ा है आपका, है ना, 10 छंद, है ना, यहाँ पे आपका है 50 छंदों में या फिर 50 या फिर 52 या फिर 59 या फिर 10 छंदों में। टोटल कितना आप ध्यान रखना है आपको, 10 छंद में, ठीक है ना, कितना 10 छंदों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो छवि है, कवि है, छवि नहीं, सॉरी, है ना, निम्न में से कौन कवि छायावादी हैं, है ना। तो छायावादी यहाँ पे कौन है आपका, बताइएगा। पूछता है कि प्रेम पीर के कवि कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि कौन है, जायसी जी हैं। यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा कवि हैं जो छायावादी हैं, तो कौन है, भूषण है या फिर जयशंकर जी हैं, है ना, भूषण है या फिर जयशंकर प्रसाद हैं या फिर विनोद कुमार शुक्ल या फिर नावादास, तो कौन है छायावादी युग के बाबू, बताइएगा। तो है कौन, जयशंकर प्रसाद, ठीक। आगे बढ़िए, कह रहा है कि कंकाल उपन्यास की छवि, अरे यार कवि को हम बार बार छवि क्यों पढ़ रहे हैं, छवि का याद आ रहा है का, छवि कौन थी, छवि लड़की थी, है ना। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, बताइएगा। अब आप भी नहीं पढ़ लगेगा छवि छवि कवि को, है ना, हम तो बार बार कवि को छवि पढ़ रहे हैं, पता ना क्या हो गया है। चलिए, कह रहा है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, जयशंकर प्रसाद या फिर शमशेर बहादुर या फिर गजानन मानव मुक्ति बोध या फिर रघुवीर सहाय, तो बताइएगा किसकी रचना है, तो यह है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम देखते हैं क्या ना कि बहुत लोग क्या करता है कि देखता है वीडियो और देख के निकल जाता है ना, मतलब भाई इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो मतलब कि जैसे मन जैसे पढ़ाता है उसको आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, कैसे इसे चलेगा बताइए तो जरा। इतना मेहनत कर रहे हैं, सारा सब्जेक्ट इंग्लिश तक पढ़ा रहे हैं आप लोग को, बहुत लोग इंग्लिश पढ़े हुए नहीं करता है ना, ABCD कर छोड़ देता है। चाहे कोई भी देख लीजिए चैनल को, मतलब 2-3 चैनल हम देखे हैं जो बढ़िया पढ़ाता है इंग्लिश, है ना, बाकी सब तो मतलब कि रेड टाइप का पढ़ाता है, सही से पढ़े हुए नहीं करता। एक अभी हम अभी उजागर हो रहे हैं, आ रहे हैं मैदान में, है ना, जो बहुत जल्द आ जाएंगे, अभी बस थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ रहा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मन की चंचलता से या फिर अधिक निद्रा से या फिर अधिक काम से, फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा। मनुष्य का जो शरीर है क्यों थकता है, तो मन की चंचलता से, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। थक जाना, अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा आप खेल कूद करेंगे, है ना, तो आप जल्दी थकेंगे। थकता कौन नहीं है, जो बस आराम से नींद मारता है या फिर कोई काम ही नहीं करता, खा के बस रील्स देखता है, स्क्रॉल करता रहता है ना, यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है कि कौन वीडियो आया कि नहीं आया, है ना, मतलब समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे आपको शरीर को जो शरीर को खटाता है, यानी कि जो शरीर को मतलब कि क्या करता है, परेशान करता है, कहे कि मतलब कि खेलता कूदता है, मतलब कि सब चीज़ करता रहता है, वही थकता है, ठीक है। वही लोग चैन से सोता भी है, ठीक है। अगर आपको अगर रात में नींद नहीं आता है तो समझिए कि आप मेहनत नहीं किए दिन भर, है ना, और फिर गंदा गंदा काम करेंगे रात में आप, है ना।
मतलब समझ रहे हैं ना बात को। गंदा काम करने का मतलब कि आप रील्स देखेंगे इंस्टाग्राम पर खोल के पढ़ाई लिखाई की जगह पर, ये बोल रहे हैं। आगे देखिएगा कि 26 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि तुमुल कुलाह कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, बताइएगा। तुमुल कुलाह कला में प्रसाद जी की कहाँ प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, बताइएगा। तो तुमुल कला जो है आपका प्रसाद जी की एक रचना है। कौन सा रचना है, तो कामयानी है ना, उसी से ये आपका लिया गया है, ठीक है। तो कौन सा रचना आपका हो जाएगा, इंद्रजाल तो नहीं होगा आपका यहाँ पे, ना झरना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कामयानी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मेरा खोया हुआ खिलौना है ना, अब तक मेरे पास ना आया। मेरा जो खोया हुआ खिलौना था वो अभी तक मेरे पास नहीं आया। ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से ली गई है, बताइएगा। पुत्र वियोग या फिर पैर बेटे को या फिर हार जीत या फिर उषा, तो किस से लिया गया है दोस्त, बताइएगा। चलिए आपको दिखाते हैं लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाला ऑप्शन में क्या है आपका, उषा है, ठीक है। तो बता सकते हैं कि किस शीर्षक कविता से है, तो लिया गया है आपका पुत्र वियोग से, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं बताइएगा, ठीक है, लास्ट में। आगे क्या है, आगे है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है, सूना सूना या फिर सुखमय या फिर खुशहाल या फिर आनंदित। सुने गाना, रात में चलिएगा कि छन से टूटे कोई सपना जगह सुना सुना लगे, है ना, एक गाना है। तो बताइएगा कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है, तो हो गया आपका सूना सूना। कैसा हो गया, सूना सूना। बेचारी एकदम मतलब उदास है यहाँ पे, है ना, डिप्रेस्ड है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। वो गाना जरूर सुनिएगा कि छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई न रहे जब अपना, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, बताइएगा। तो क्या है खिलौना कवित्री का, तो उनका पुत्र है या फिर उनका तोता है या फिर उनका छोटा भाई है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उनका पुत्र ही है जो उनका खिलौना है, उनका जो मन है उसी में मतलब कि भुलाया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, बताइएगा। कार दुर्घटना में या फिर ट्रेन दुर्घटना में या फिर बस दुर्घटना में या फिर हवाई जहाज दुर्घटना में। तो आपको ध्यान रखना होगा या फिर याद मतलब कि होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, VVI मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निधन कैसे हुआ था आपका, इनका हुआ था निधन कार से हुआ था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्या राख से लिपा हुआ चौका या पंक्ति किस कविता, किस शीर्षक कविता से है, बताइएगा। पुत्र वियोग, अधिनायक, उषा या फिर हार जीत, बताइएगा। राख से लिपा हुआ चौका कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है उषा से लिया गया है। कहाँ से, उषा से, ठीक है, जो उषा कविता है ना, उसी से लिया गया है। आगे देखिए कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, बताइएगा। 1950 में, 51 या फिर 52 या फिर 54। तो कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1950। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है, एकदम ध्यान में इसको रख लीजिएगा। हम बता रहे हैं आपको कि कॉपी भी एक खरीद लीजिए पतला वाला, और उसमें मतलब कि नोट्स बनाइए, ठीक है ना, और याद करिए उसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं बाबू, कह रहा है क्या कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। कब हुआ था, 13 जनवरी 1911 को या फिर 23 फरवरी 1911 को या फिर 13 मार्च 1911 को या फिर 22 अप्रैल 1911 को। तो आप बताइएगा, आपको पहले हम आंसर का वेट कर रहे हैं कि पहले आप बताइए, सोचिए कि कब हो सकता है ना। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म अगर आप पढ़े हैं पिछला वीडियो में तो आपको पता होना चाहिए इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था बाबू, बताइएगा। 13 जनवरी 1911, ठीक है।
चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बाबू नहीं देखे हैं मेरा वीडियो पीछे पुराना वाला जाके चेक करिए, ठीक है ना। मेरे लिस्ट में बच्चे सब देख रहे हैं, देख के निकल जाएंगे आगे, फिर आप रह जाइएगा पीछे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी जो मतलब कि पिछला साल जो भी पढ़ाए हैं ना, अच्छा नंबर लाया सब बच्चा लोग, है ना। क्योंकि अब पता है कि क्या क्या पढ़ाना चाहिए, और सब पढ़ा है, अच्छा नंबर लाया भी है। और अभी सब बच्चा है जो अपना प्ले लिस्ट भी चेक कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आप पीछे मत रहिए, मतलब कि झटपट चेक करिए और विश्वास करिए कि नंबर अच्छा आएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा इस बार, ठीक है ना। क्योंकि भाई पिछला बार आया था सबका, तो अब इस बार भी आएगा, अगर इतना गारंटी हम दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम पूछा गया है बाबू, बताइएगा। कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, फिर पार्वती देवी। कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, पार्वती देवी, क्या नाम था शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम? तो क्या नाम था बाबू, बताइएगा। तो नाम था क्या? कर्म देवी। क्या नाम था? कर्म देवी। धर्म देवी, कहाँ ध्यान है आपका, कहाँ क्या नाम है? धर्म देवी, ठीक है। कर्म देवी नहीं बल्कि धर्म देवी। कुछ बच्चे बता रहे थे क्या कर्म देवी, नहीं नहीं नहीं, इसे कैसे होगा। आगे चलिए। मुक्ति बोध का पूरा नाम पूछा गया यहाँ पे कि क्या नाम था। क्वेश्चन कितना बार बताएं हैं इसको, हम पिछला वीडियो में बताएं हैं आपका। एक वीडियो आपका होगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के नाम से, ठीक है ना। उसमें एक क्वेश्चन आया है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम बताओ क्या है, बताइएगा। माधव मुक्ति बोध, गजानन मुक्ति बोध, या फिर गजानन मानव मुक्ति बोध, या फिर माधव मतलब, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो माधव मुक्ति बोध हो जाएगा, या फिर गजानन मुक्ति बोध, या फिर गजानन माधव मुक्ति बोध। तो क्या नाम है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर, ठीक। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बताए हैं बिल्कुल आप करेक्ट है, ठीक ना। क्या नाम है? गजानन माधव मुक्ति बोध। ऐसा नहीं कि वहाँ पर लिखा रहेगा, ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में कि गजानन मानव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, ऐसे भी दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या नाम है, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है कि दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा, यह जो पंक्ति है किस से कविता से है, ठीक है ना। तो बताइएगा यहाँ पे, बताइएगा भैया, तो बताइए आपका ऑप्शन क्या है आपका। जन जन का चेहरा एक ऊषा अधिनायक है, फिर गांव का घर। तो दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा, है ना। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा, ये जो पंक्ति है कहाँ से है, तो आपका ये जन जन का चेहरा एक से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। टेंशन लेना नहीं, एकदम टेंशन देना है सिर्फ, ठीक है ना। एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और देखिए हो सकता है ना कि क्या होता है ना कि बहुत लोग लड़का लोग, हाँ बोल लो, आराम से सूझ जाएंगे उड़ के, है ना, कंबल वगैरह, और चालू कर लेंगे फ़ैन, और कान में लगा लेंगे क्या, समझ रहे हैं ना, आईफोन। और फिर रात भर बात करते रहेंगे, बताओ क्या हाल है, कैसा है, नहीं है ऐसा, या फिर चैट भी करते होंगे खूब गर्दा उड़ा के, है ना। तो इस सबसे अभी थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, थोड़ा बहुत करिए, और क्या करिए, रात भर पढ़िए। अगर आपकी महिला मित्र है तो भाई कोई अच्छा बात तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बात मत करिए। अब बात करिए तो बात किस विषय में करिए, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कि बताओ कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। आप ऑप्शन दीजिएगा उसको, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, आगे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए, है ना, एक दूसरे से, और ऐसे तैयारी कर रही है साथ में, ठीक है ना, दोनों काम हो जाएगा, ठीक। पढ़ भी लेंगे और बात भी कर लेंगे। बाकी तो आप समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ बताना है आपको कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, आगे, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन आपका, रघुवीर सहाय, ठीक है। आगे चलिए बबुआ, थोड़ा बहुत आप लोग बदमाशी करते हैं इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं अभी, है ना। तो ठीक, जानते हैं हम भी थोड़ा बहुत ना, क्योंकि थोड़ा बहुत बदमाशी हम भी किए थे अपने जब हम 12th में थे तब, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। देखिए हम गलती तो किए थे, थोड़ा बहुत बातचीत हम भी किए थे, पर था क्या ना कि हम बात करते थे तो क्या करते थे ना कि क्वेश्चन पूछते थे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इस तरीक़े से हम मतलब अच्छा अच्छा बात करते थे।
और उस समय तो इंस्टाग्राम भाई नहीं था यार, मतलब था तो इतना हमको पता नहीं था इंस्टाग्राम के बारे में, बस थोड़ा बहुत कॉल से। ठीक है, सोच रहे हैं कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, सब गंदा गंदा बात कर रहे हैं, कहिए ना यार, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, मौज मस्ती में रहिए, ठीक है ना। थोड़ी ना जीने आए हैं यहाँ पे 100 साल, 60 साल में नहीं पड़ जाएंगे सब कोई। आगे क्या है कि रघुवीर सहाय के पिता का नाम पूछा गया है ना, पिता का नाम पूछा गया है, पूछ लेगा या फिर कहिए कि क्या थे वो, तो बताना है आपको, ठीक है ना। तो रघुवीर सहाय के पिता क्या थे बताइएगा। तो क्या थे, तो शिक्षक थे, ठीक है ना, क्या थे, शिक्षक थे, ठीक। चलिए आपको बता देते हैं कि इनका पापा जी का नाम क्या था। पापा का नाम था हरदेव सहाय। क्या नाम था, हरदेव सहाय। अगर वही पूछ लग बाबू कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताइएगा, बताइएगा आप 9 दिसंबर 1929 को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अधिनायक जो कविता है वो कैसी है बताइएगा। गद्य कविता है, व्यंग्य कविता है, या फिर पद्य कविता है, या फिर छायावादी कविता है। तो अधिनायक कविता है कैसी है, तो यह है आपका गद्य कविता है, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए मौज मस्ती में पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कराए कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था बताइएगा। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए ऑप्शन से पढ़ने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा हेजिटेशन दूर रहेगा कि विनोद कुमार शुक्ल का इतना इतना में कौन सा पुरस्कार मिला, आपको पूरा पूरा ध्यान रहेगा, है ना। तो अब ये भी देखिए, ध्यान दीजिएगा जी ना कि जब विनोद कुमार का शुक्ल का जो मतलब प्राइज मिला था वो कब मिला था, और डेट भी याद रखेंगे, ठीक है ना। डेट नहीं, यहाँ पर डेट तब का नहीं है, इससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आंसर इसका कौन होगा, फिर अब आपको बताते हैं कि कैसे याद करना है इसको, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर दमयंती मोदी कवि शिखर सम्मान, या फिर पद्म भूषण। तो भैया देखिए यहाँ पे जो मिला था इनको, जो पुरस्कार मिला था कब, 1999 ईस्वी में, वो कौन सा पुरस्कार था आपका, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। या फिर ये पूछ लेगा ना आपको से कि विनोद कुमार शुक्ल को एक पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो कब मिला था, तब तो फिर हो जाएगा कन्फ्यूजन, दे देगा आपको 2000 ईस्वी में, 2001 में, 1999 में, 1918 में, तो फिर हो जाएगा कन्फ्यूज। तो आपको ध्यान रखना है क्या, 1999 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, चलिए आगे कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है, बंदूक का, मशीन का, कर्म का, या फिर धर्म का बताइएगा। तो किसका, कर्म का, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर से बताए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं आप। चलिए आगे बढ़े। साम्यवादी किससे लड़ रहा है बताइएगा, साम्यवादी किससे लड़ा गया है, लड़ रहा है यहाँ पे। जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि साम्यवादी क्या होता है, पूंजीवादी क्या होता है, सब सब चीज़, ठीक है ना। तो बताइए साम्यवादी है और किससे लड़ रहा है, तो पूंजीवादी से लड़ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अरे यार ए करेक्ट है, बी हम कैसे बोल दिए, ए करेक्ट है ना। यहाँ पे हम मतलब ए यहाँ पे अथी कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं यहाँ पे, अब भी बता रहे हैं, बताइए कहाँ दिमाग है हमारा। आपका दिमाग कहीं नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे क्या है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, या फिर पूछेगा ये भी कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, या फिर कहाँ हुआ था, ये भी पूछ लेगा, ठीक है ना। तो अभी तो यहाँ पे है ऑप्शन में कि कब हुआ था, है ना, तो बता दीजिएगा कब, तो बताइएगा कब बताएंगे आप, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, या फिर 20 जनवरी 1942 ईस्वी में, या फिर 12 जुलाई 1944 ईस्वी में, या फिर 15 फरवरी 1944 ईस्वी में। तो बता सकते हैं इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था इनका कब, 1941 में, और डेट कब था वो, 16 जनवरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। आगे क्या है, हाँ आगे क्या है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं, या फिर छायावादी काल के, या फिर रीति काल के, या फिर आधुनिक काल के। तो बताना है आपको कि कौन से काल के कवि हैं, तो हैं आधुनिक काल के हैं, ठीक है।
तो अशोक वाजपेयी जो हैं वो हैं आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गया है, क्या यार एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग तो है ना। कह रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए पर पंच परमेश्वर या पंक्ति किस, अच्छा सॉरी, मतलब कि ये पूछा गया कि कहाँ से लिया गया है। अच्छा, तो पंचायती राज में क्या खो गया है आपका, ये क्वेश्चन में आता है हमेशा कि पंचायती राज में क्या खो गया है ना। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछते रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा नया है ना, कि यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। जल्दी इसका पूछा नहीं है तो बताइएगा, ये कहाँ से लिया गया है आपका, गाँव का घर से या फिर अधिनायक से या फिर या फिर कहाँ से, जन जन का चेहरा एक से या फिर हार जीत से, बताइएगा। तो पंचायती राज में क्या खो गया है ना, ये भी आपको बताना है। और बताना ये भी है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, बताइएगा। तो भाई एक सबसे पहले बात तो ये कि बता दें आपको कि पंचायती राज में क्या खो गया है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका पंच परमेश्वर। अगर पूछ लिया कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, या एक मतलब जो शीर्षक पाठ से जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया था, आपका गाँव के घर से लिया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी आए, हमको कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आपको बताएं, ठीक है ना। घुमा फिरा कर पूछ सकता है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। आगे क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, बताइएगा। गाँव का घर, हार जीत या फिर उषा या फिर पुत्र वियोग। आपका यहाँ पे गाँव का घर हो गया, हार जीत या फिर उषा या फिर पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखे हैं, तो ये लिखे हैं गाँव का घर, ठीक है ना, द हाउसेज ऑफ विलेज, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा क्या कि ज्ञानेंद्र पति को उसकी किस रचना के लिए 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो बताइएगा कौन सी थी रचना जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संयात्मा था या फिर संस्यात्मा, सही से पढ़िएगा, संस्यात्मा या फिर भिनसार या फिर कवि ने कहा या फिर गढ़ते पढ़ते गढ़ते, बताइए। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस कृति के लिए या फिर किस रचना के लिए, है ना, कृति या फिर रचना लिख देगा वहाँ पर, 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो संस्यात्मा के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या फिर ये भी पूछ लेगा कि ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा जो रचना था उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो कब, 2006 ईस्वी में, ठीक है ना। घुमा फिरा के याद कर लीजिए, ठीक है, दिमाग में मतलब घुसा लीजिए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कवि ने क्या कहा, कि नहीं सॉरी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कवि ने कहा, क्या है आपका, कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता संग्रह है या फिर निबंध संग्रह है, ये है क्या है, बताइएगा। कवि ने कहा ये क्या है, कहानी संग्रह है या फिर नाट्य संग्रह या फिर कविता संग्रह या फिर निबंध संग्रह, तो ये क्या है आपका दोस्त, ये है आपका कविता संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि आगे कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। 1920 में, 1935 में, 1936 में, 1937 में, कब हुआ था, 1935, 36 या फिर 20, कौन सा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका। तो ध्यान रखेंगे कि हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1937 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। कल्लार की मौत का रचनाकार पूछा गया है कि कौन है, बताइएगा कौन है। कल्लार की मौत का रचनाकार कौन बाबू, हेनरी लोपेज हैं या फिर एंटन चेखव है या फिर गाय डी मोपासा या फिर मल्यच, कौन है, तो हैं एंटन चेखव, ठीक है, एंटन चेखव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल्लार की मौत रचनाकार कौन है, एंटन चेखव। का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए आप खुद से ट्राई करिए बोल के कि का हम बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं, तालु से, फिर मूर्धा या फिर ओट्स। अब बोलिए, मेरे साथ ट्राई करिए, का। अब देखिए आपका जो नरेटी है ना उसको छू के देखिए, यहाँ पे जो वहाँ पे नरेटी है वहाँ पे छू के देखिए, वहाँ पे भन भन करेगा पूरा, तो आपका यहाँ पे कंठ से ज़्यादा आवाज़ निकल रहा है ना, यानी कि आपका यहाँ पे कंठ हो जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, जैसे कि आप बोलते हैं छा, छा बोलते हैं तो किससे आता है आपका, जीभ से, मतलब ज़्यादा आपको मतलब कि मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि ट्राई करिए बोलने का, बोलिए छा, छा, छा। देखिएगा जीभ है ना जो क्या कर रहा है, पूरा उलट पलट कर रहा है। अगर आप जीभ पकड़ के बोलते हैं छा, जैसे कि हम अभी देखिए ट्राई करते हैं बोलने का, छा, छा, नहीं बुला रहा है ना। तो आपका ये आपका जो छा है कहाँ से आपको बुला रहा है, ताली से बुला रहा है। ठीक है ना। ठीक, बाकी मूर्धा और वर्ड्स का भी आगे आता है, एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे बता ही देते हैं, अभी मूर्धा का भी एग्जाम्पल आगे है, वहाँ पे समझाएंगे बढ़िया से। ये आपका यहाँ पे एक ओट्स है, ठीक है ना, ओट्स का बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे पापा बोलिए, आप बोलिए पापा, पापा यहाँ पे कहा है कि ओट्स का सहायता ले रहा है, यानी कि जो ओट है हमारा, जो ओठ मतलब क्या समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। बिना ओठ के हम पापा नहीं बोल सकते हैं, दोनों ओठ को पकड़िए ऊपर नीचे ऐसे, है ना, जैसे हम पकड़ रहे हैं। ठीक, ऐसे और पापा बोलिए, नहीं बुलाएगा, बिना ओठ सटे पापा को नहीं बोल सकते हैं। तो ठीक है ना, पापा का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से आपका, ओठ से है। ठीक है, पूछ लेगा कि पापा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओठ से जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से बताएंगे, आगे चलिए ना। कह रहा है कि भा का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए यहाँ पे। आप भा बोलिए, भा बोलने तो किसका यहाँ पे यूज कर रहा है, तो होठ का यूज कर रहे हैं, भा, भा, भा। आपका जो ओठ है सट रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मारिए, ओठ से मार दीजिए। ठीक है ना, दंत वंत से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या कह रहा है बाबू, आगे क्या बोल रहा है दोस्त, देखिए यहाँ पे, दोस्त बाबू भैया जो भी कहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा क्वेश्चन में कि निम्न में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य नहीं, शब्द यहाँ पे है। ठीक है ना, वाक्य नहीं है, छोटा सा शब्द सिर्फ है। प्रशंसा, परीक्षा हो गया, प्रणाम हो गया, फिर आगे क्या है दोस्त, यहाँ पे है प्रसाद, है ना, कि शुद्ध कौन है। तो सिर्फ यहाँ प्रशंसा जो है जो बिल्कुल सही लग रहा है, बाकी तो परीक्षा तो यहाँ पे सही है, ये नहीं है। परीक्षा तो ऐसे लिखा आता है ना। प्रणाम लिखा था कैसे, प्रणाम, है ना। प्रसाद में आपका दंती सा होता है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। बनावट के अनुसार शब्द का पूछा गया कि भेद कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे कि जो बनावट का अनुसार होता है उसके अनुसार कितना होता है भेद आपका, तो टोटल 3 होता है। ठीक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए थोड़ा बहुत क्या है ना कि आपको खट खट की आवाज़ आ रहा होगा, तो जो जहाँ हम रहते हैं ना उसको जस्ट ऊपर में ना सब जो लड़का लोग है खाना बना रहा है, तो शायद कुट रहा है मसाला, तो वही खट खट के थोड़ा थोड़ा आवाज़ आएगा। तो इस चलते थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना तो है आपको। कह रहा है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है ना। मंडली मतलब क्या समझते हैं, मंडली मतलब जैसे कि बहुत सारा यहाँ पे क्या है, मतलब कि एक मंडली है, वहाँ पे बहुत सारा क्या है, लड़का लोग है ना, या फिर कुछ भी हो सकता है, लड़का लोग हो सकता है, लड़की लोग हो सकती है, फिर लड़का लड़की दोनों हो सकती है। तो मंडली मतलब होता है ग्रुप, तो ग्रुप क्या होता है आपका, समूहवाचक होता है। नॉर्मल तो चीज़ है यार, बहुत सारा लोग यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो मंडली क्या है आपका हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, और भीड़ भी हो जाएगा क्या आपका, समूहवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है, बताइएगा। अब देखिए भारतवर्ष तो एक ही है ना सिर्फ, अब ऐसा थोड़ी है कि एगो मतलब रसिया में भी है, यूक्रेन में भी है, पाकिस्तान में भी है। भारतवर्ष सिर्फ हमारा है, तो ये क्या है आपका खास है, यानी कि पार्टिकुलर है। तो आपका ये हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे का पूछा गया है, आगे क्या है, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, भारत, गंगा या फिर दीपावली भी पुस्तक, बताइएगा। पुस्तक नहीं, पुस्तक है ना, तो बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका भारत क्या है, दुनिया में एक ही है, तो ये तो आपका व्यक्तिवाचक हो गया है आपका। गंगा भी हमका हमारा भारत में ही है। दीपावली क्या है आपका, दीपावली तो त्यौहार का नाम है, तो कोई कोई क्या है, खास त्यौहार का नाम जो होता है क्या होता है आपका, व्यक्तिवाचक ही होता है। ठीक, पुस्तक क्या है आपका, ये तो कॉमन ऑन हो गया है, यानी कि कह सकते हैं कॉमन का हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, साधारण, कॉमन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, साधारण, क्या बोलते हैं, साधारण तो बोलते हैं, तो क्या इसको बोलते हैं हिंदी में यार, भुला रहे हैं, देखिए ओहो,
साधारणवाचक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और ओहो, अरे यार इंग्लिश अभी जस्ट पढ़ा रहे थे, अब हमको मतलब याद है, मुंह पर नहीं आ रहा है। अच्छा यार, हाँ हाँ याद आ गया। बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कॉमन नाउन क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, फिर से भुला गए हैं, हद तरीके। अरे बताइएगा, क्या 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 होता है इसका, क्या बोलते हैं? अरे साधारण क्या बोलते हैं यार? अच्छा क्या बोलते हैं? जातिवाचक बोलते हैं ना, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, सॉरी। अरे मतलब होता है ना कि अभी जस्ट इंग्लिश पढ़ा रहे थे आप लोग का, अभी तुरंत फिर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो मतलब ध्यान थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो क्या हो गया आपका जो पुस्तक है, क्या क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक, ठीक है। अब बाकी आपके तीनों में क्या है आपका? व्यक्तिवाचक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुहासा शब्द कौन लिंग है, बताइएगा। कुहासा तो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है? तो आपका है पुल्लिंग है, क्या है? पुल्लिंग है कुहासा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पूजा का लिंग निर्णय करें, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। पूजा तो मतलब नहीं बोलते हैं कि वह पूजा करती है। अब तो यह नहीं बोल सकते हैं कि वह पूजा करता है, ऐसे थोड़ा सा सुनने में लगता है बेढाप टाइप का, ठीक है ना? तो स्त्रीलिंग इसको हम रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा है कि क्या कह रहा है आगे? शिक्षा का लिंग निर्णय करें। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, क्या है? या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या है आपका? शिक्षा स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। कह रहा है क्या कि रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइएगा। रीतियाँ हो जाएगा, रीतियों हो जाएगा, रीतियाँ हो जाएगा या फिर रीति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो रीति क्या हो जाएगा आपका? रीतिका, रीतियाएँ, ठीक है ना? और कवि का क्या हो जाएगा? कवियाँ, है ना? ठीक। या फिर कवियों बोल सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से मतलब सेंटेंस का अरेंजमेंट होगा ना, उस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि कवियों को प्यास लगी है ना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि पूछ लेगा कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या होगा? कवि का कवित्री होता है, ठीक है ना? क्या होता है? कवित्री होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, बता सकते हैं? अब सिंपल तो है, ताते किस में होता है? वर्तमान काल में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट दिखाई दे रहा है, मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए। पढ़ता है, अगर रहता है कि सोहन पढ़ा तो रहता तब आता क्या? भूतकाल में, यानी कि पढ़ चुका है, ठीक है ना? कब? जब यहाँ पे पढ़ा है ना, रहता पढ़ा तब। भविष्य में कैसे? अरे यार बोल रहे हैं कि भविष्य काल में कैसे होता है ना? मान लीजिए कि पूछता है कि भविष्य काल में कैसे होगा ये वाला, तो हो जाएगा आपका सोहन पढ़ेगा, ठीक है, तब आपका हो जाएगा भविष्य काल, ठीक। बाकी आगे हम बताते हैं कुछ आगे देखते रहिए। ये आपको हम इसलिए बता रहे ना ताकि मतलब एग्जाम में ऐसा पूछा है क्या ना कि सोहन पढ़ता है, इसको आप भविष्य काल में चेंज करिए, तो कैसा हो जाएगा? सोहन पढ़ेगा, इसलिए तो बता रहे हैं। और मतलब शौक थोड़ी है अपना कि फालतू का टाइम वेस्ट करें। आगे क्या है कि इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? पद्मावत या फिर जानवर और जानवर या फिर पुरानी हिंदी, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन है बता सकते हैं? तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट का यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब मतलब कुछ ये तो हम पूछ सकते हैं ना आपसे कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका रचना होता है एक आध दो को, तो बता सकते हैं? चलिए थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में, ठीक है ना? क्वेश्चन में अगर आ ही गया तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट हैं, जो तो पता है कि आपको लिखे हैं बातचीत, है ना? पूछा कि कौन से युग के कवि हैं, तो आपका भारतेंदु युग के हैं, ठीक है ना? और हम क्या बता रहे हैं कि रचना का नाम ना, कि रचना, तो देखिए जो रचना का नाम है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका आता है यहाँ पे, एक आता है संयुक्ता स्वयंवर, ठीक है ना? ठीक। और नूतन ब्रह्मचारी, और फिर आपका होता है सद्भाव और अभाव ही नाम एक है, और एक परीक्षा गुरु, ये सब किनका है? तो बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है ना? कौन कौन बोले? एक तो बोले कि आपका संयुक्ता स्वयंवर, फिर बोले आपका नूतन ब्रह्मचारी, फिर बोले आपका सद्भाव का अभाव, फिर क्या बोले आपको हम? एक और बोले हैं क्या?
यार भुला गए हम भी। नूतन का नहीं, हाँ नूतन का ब्रह्मचर्य तो बोल दिए हैं। और एक बोले क्या बोले हैं, परीक्षा परीक्षा गुरु, ठीक है ना। ये सब आपको कॉपी में लिख के ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अब हम। आगे क्या है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बतलाना चाहते हैं, बताइएगा। बातचीत की शैली या फिर भाषण की शैली या फिर संवाद की शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे देखते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरिया जी का जन्म पूछा गया यहाँ पे, तो क्या हुआ था, 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 या फिर 8 जुलाई 1890। तो क्या हुआ था जन्म इनका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमृतसर में लहना सिंह कौन थे, बताइएगा। तो कौन थे, भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे, कौन थे, तो मामा थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलजार जी का नहीं है, बताइएगा। उसने कहा था, या फिर पुरानी हिंदी, या फिर कछुआ धर्म, या फिर जूठन, बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलजार जी का नहीं है, तो भाई जूठन है किनका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ठीक है ना। ठीक, हम लालू जी नहीं बन जाए बोलते बोलते लालू जी का याद मतलब कि याद आता है ना, नहीं बोलते हैं। जो गाड़ी आई है कैसे तो बोल दो, क्या सब नहीं टोटल आके, कृपया यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या इतना 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 जो गया आई है वो गया ही रह जाएगी, वो गया से आगे नहीं बढ़ेगी। अजीब मतलब बोलते हैं, हम देखे थे रील्स में, वही याद आ गया। चलिए खैर छोड़िए, मजाक मजाक, बहुत हुआ जवान, बात सुनिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलजार जी का नहीं है, तो गुलजार जी का इसमें से कौन नहीं है, देखिए बताते हैं आपको। ये जूठन है, एक किनका है आपका, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ठीक है ना। बाकी भाई आपका उसने कहा था पुरानी हिंदी और कछुआ धर्म है, जो क्या है आपका, तीनों किनका है, गुलजार जी का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे तीनों, ठीक। इंपॉर्टेंट है, VVI है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, बताइएगा। कृष्ण वल्लभ सहाय, या फिर अब्दुल गफूर, या फिर अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर महामाया प्रसाद। देखिए हुआ कुछ ना कि ऐसे कि नहीं, एक और भी नाम होता है अब्दुल गफ्फार खां। हम मतलब किसी की हिस्ट्री में अभी फ़िलहाल पढ़ रहे थे, तो उसमें नाम आया था अब्दुल गफ्फार खां। यहाँ पे क्या है आपका, अब्दुल गफूर है लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप हो सकता है कि ऑप्शन दे दे आपको कि अब्दुल गफ्फार खां या फिर अब्दुल गफूर, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अब्दुल गफूर जो थे 1974 में बिहार के कौन थे मुख्यमंत्री, तो अब्दुल गफूर थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल कौन है, तो पलटू चाचा, कौन, नीतीश कुमार, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो अभी बताएं, जो ध्यान रखेंगे ना, अब्दुल गफ्फार खान दे देगा या फिर अब्दुल गफूर भी दे देगा, ठीक है। तो कौन है, अब्दुल गफूर, फूर 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 अब्दुल गफूर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बबुआ कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, पुराने ज़माने की, नए ज़माने की, अंडरग्राउंड ज़माने की, फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंडरग्राउंड ज़माने की जो मित्र जो था फ्रेंडशिप था वो बहुत ही ठोस था, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार मित्रता ठोस कब था, तो अंडरग्राउंड ज़माने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा कि आज नरेश्वर पाठ के लेखक कौन है, ये सब कौन नहीं जानता है भैया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि रणधारी सिंह दिनकर हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। दिनकर जी का जन्म पूछा गया है, कब हुआ था या फिर किस जिले में हुआ था, तो बताइएगा। हम आपको सब बताते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि रणधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था या फिर क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, सब बताते हैं, ठीक है। आप हमको पहले ये बताइए कि रणधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में किस जिले में हुआ था, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या फिर भोजपुर। आप हमको बताएंगे पे यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है ना, कि किस जिले में हुआ, फिर आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स, ठीक है ना, रणधारी सिंह दिनकर के बारे में। चलिए बताइएगा।
आपके लिए सिर्फ 10 सेकंड समय दे रहे हैं आपको। तो जो बच्चे बताए हैं बेगूसराय बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम बात करें बाबू कि नरेश दिनकर जो हैं, है ना, उनका जन्म तो बता दिए बेगूसराय, लेकिन हुआ था कहाँ, बेगूसराय में कहाँ, तो बिहार में हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अब और थोड़ा सा मतलब कि डिटेल करते हैं यहाँ पे, एक इनका मतलब कि कविता था जो हुआ था प्रकाशित पहली बार, वो कब हुआ था, 1925 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में। इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, एकदम ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल, ठीक है। और ये भी पूछेगा आपको कि आत्मनिर्भर जो है किस विधा से संबंध रखता है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, फिर व्यंग है, तो क्या है, एकांकी है, ठीक है ना। क्या है आपका, एकांकी है। ये पूछ लेगा आपको भी कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है ना। तो कब हुआ था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, दिनकर जी का यानी कि जन्म कब हुआ था, तो इनका 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। इन्हीं का नाम क्या था, और क्या नाम था, बौल नाम था, है ना। चलिए, प्रेमचंद्र थे, क्या थे, गीतकार थे या फिर कथाकार थे या फिर फिल्मकार थे, संगीतकार थे, बताना है आपको। प्रेमचंद्र क्या थे, तो ये थे कथाकार थे, क्या थे, कथाकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आज्ञामूलता क्या है, निबंधकार हैं या फिर उपन्यासकार हैं या फिर कहानीकार या फिर व्यंग्यकार हैं, ठीक है ना। आज्ञा के बारे में पूछा गया है आपका कि आज्ञा क्या हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं या फिर कहानीकार हैं या फिर व्यंग्यकार हैं, तो क्या है आपका, वो कहानीकार हैं, ठीक है ना, कहानीकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे, तो गैंग्रीन का करते थे। सब्जेक्ट क्वेश्चन तो करवाए हैं ना, पढ़े होंगे ना आप, हाँ पढ़े होंगे, तो पढ़ने से पता होगा कि जो मालती के जो पति हैं वो गैंग्रीन का इलाज करते थे, इसमें पैर काटना पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, एक लेख और एक पत्र या फिर रोज या फिर जूठन या फिर संपूर्ण क्रांति, तो बताइएगा, तो कौन है, एक लेख और एक पत्र, बहुत ही फेमस है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत ही वीवीआई है, पूछ लेगा इस बार भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, गद्दार पार्टी, तो कौन सा पार्टी था, तो था गद्दार पार्टी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे रामपुरवा कहाँ है, भितरहवा के पास है या फिर नवगछिया के पास है या फिर रांची के पास है या फिर इलाहाबाद के पास है, तो कहाँ है बताइएगा, भितरहवा कहाँ है, अरे यार हम तो बता दिए, आंसर बता दिए सॉरी, रामपुरवा कहाँ है, तो आपका भितरहवा के पास है ना, मतलब आंसर ही बता दिए शुरू में हम आपको, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो रामपुरवा कहाँ है, तो भितरहवा के पास है, ठीक है ना। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, आगे पढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ अब पढ़िए। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, बताइएगा। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये जो पुस्तक है कौन लिखे हैं, जयप्रकाश नारायण या फिर जगदीश चंद्र माथुर, मल्ल्या या फिर मोहन राकेश, तो कौन लिखे हैं आपका, कौन लिखे हैं, वो लिखे हैं आपका कौन, बताइएगा। तो जो बच्चे बताए हैं जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया, तो वो जो थे कमीने लोग, है ना, बहुत परेशान किए थे चंपारण में, तो किस चीज़ का विस्तार किए थे, तो किए थे किस चीज़ का, दलहन का तो कभी हो नहीं सकता है ना, कि ध्यान देते कृषि मतलब कि किसान पर, भारतीय किसान पर, वो जो दिए थे वो दिए थे नील पर, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना। इसी के लिए हुआ था वहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन, पता है ना, नहीं। आगे है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी, 1930 ईस्वी में
या फिर मतलब कि आसपास है, मतलब कंफर्म नहीं है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आप तीनों ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। 1930 ईस्वी में, 1936 में या फिर 1937 में बताइएगा। तो कब हुआ था इनका मृत्यु, राजकुमार शुक्ल जी का। तो बताइएगा, 3 ऑप्शन ही दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं आपको, तीनों बताना है कि कहाँ हुआ था, ठीक है। तो बता दीजिएगा। तो जो बच्चे बताए हैं 1930, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनुमानित है कि 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है बताइएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विद्या क्या है, लेख है या फिर कहानी, एकांकी, या फिर क्या है आपका निबंध है। तो देखिए बाबू, एक तो आपको बताएं अभी कि जो अर्धनारीश्वर है वो भी आपका एकांकी है ना। और उसके बाद आपका जो सिपाही की माँ है वो भी क्या है आपका एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपको अभी ट्रिक लाने वाले हैं कि एकांकी कौन है, निबंध कौन है, सारा कुछ कैसे छाटें, हम लाने वाले हैं ट्रिक, ठीक है ना। बस इस वीडियो के बाद पक्का ले आएंगे, याद ला दीजिए खाली हमको। आगे देखिए, शीर्षक सॉरी, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी का अवस्था क्या थी बताइएगा। मुन्नी की अवस्था क्या थी, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मुन्नी की अवस्था क्या थी, यानी कि कितने साल की थी वो। तो 14 साल की थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी आगे हैं, या फिर बालकृष्ण भाट, या फिर नामवर सिंह। तो कौन थे, तो ये थे कौन, नामवर सिंह था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्या है कि नामवर सिंह की रचना निम्न में से कौन है बताइएगा। कौन है, कविता के नए प्रतिमान, या फिर इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, या फिर इनमें से सभी। तो बाबू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। कविता के नए प्रतिमान भी यही लिखे हैं, ठीक है ना। और इतिहास और आलोचना यही लिखे हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री एंड क्रिटिसाइज बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। वाद विवाद संवाद है ना, तो कौन लिखे हैं आपका, नामवर सिंह लिखे हैं, ठीक है। तीनों ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक। नामवर सिंह का जन्म लिख लीजिए, मृत्यु लिख लीजिए, और रचना लिख लीजिए, ठीक है ना। मतलब कि ज़्यादा पता है, ज़्यादा क्या पूछेगा आपको कि ये रचना किसका है, ये पूछता है। और प्लस में ज़्यादा ये पूछेगा कि ये क्या है आपका, एकांकी है कि व्यंग है कि निबंध है, क्या है, ये सब पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करेगा, ठीक। आगे देखिए, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। देखिए आ गया ना, अभी क्या पूछ लिया है अभी कि बताओ कि कब कितने ईस्वी में मतलब प्राप्त हुआ था। कभी क्या पूछ लेगा कि नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, विभूषण पुरस्कार क्या मिला था। तो आपको बताना पड़ेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो 1970, 71, 72, 73। तो आपका 1971, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के जैसे भी पूछे आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन में क्या है कि परिगत समाज क्या है आपका, आलोचना है, निबंध है, एकांकी, आत्मकथा है, क्या है आपका बताइएगा। ये क्या है, तो ये आपका कौन सा है भाई बताइएगा। तो यह है निबंध है, ठीक है, ठीक। कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, तो बताना पड़ेगा। अब पूछ लेगा कि मुन्नी कहाँ से है, तो बता दीजिएगा आराम से। मालती कहाँ से है, तो कहाँ से है, कहाँ से है भाई, पता है ना, गैंग्रीन वाला बीमारी, सही से पता है, ठीक है। चलिए बताना है आपको क्या कि कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है, रोज का, या फिर जूठन का, या फिर त्रिश का, फिर उसने कहा था। तो आपका बताइएगा जूठन से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, ठीक। और पूछेगा कि रोज है, अरे सॉरी रोज कह रहे हैं, मुन्नी है जो किस पात्र का ये मतलब कि हिस्सा है, तो रोज का है ना, पता तो होना चाहिए इतना। आगे देखिए, और उसने कहा था मैं आपको लहना सिंह ही आता है, ठीक ना। आगे क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था। कब पूछ रहा है, 1993 ईस्वी में। तो कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था आपको कौन सा बताइएगा। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था 1993 ईस्वी में, तो कौन सा मिला था पुरस्कार इनको, हाँ, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। या फिर ये पूछ देगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो कब, 1993 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, है ना, किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ठीक है ना। अभी कहाँ से लिया गया आपका, जूठन से ना है, पता होना चाहिए आपको, कहाँ से ही पता, ये जो नाम है जो कहाँ से लिया गया आपका, जूठन से है, ठीक है। तो मुंशी जी कौन कहता था बताइएगा, हेड मास्टर या फिर मित्र, फिर पापा जी, या फिर उनके फिर मम्मी जी, कौन थे, तो पिताजी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी कहते थे। आगे देखिए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक पूछा गया है, कौन है, उदय प्रकाश मल्यज, मोहन राकेश, जगदीश माथुर। तो कौन है लेखक, तो यह हैं कौन, मल्यज जी हैं, ठीक है ना, कौन है, तो मल्यज जी हैं, ठीक है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मल्यज। अरे भाई बताएं हम आपके लिए ना, हम मतलब कि क्या बोलते हैं यार, हम ट्रिक ला रहे हैं, मतलब बढ़िया से लाएंगे, आपको पूरा सिखा देंगे। बहुत बहुत जगह देखे होंगे, हम भी अपलोड करेंगे वीडियो, ठीक है ना, बहुत झकास वीडियो बनाएंगे, एकदम मतलब याद रहेगा पूरा बढ़िया से कि निबंध है कि कांकी है, इसका लेखक कौन है, सारा कुछ मतलब कि तांडव होगा अभी, है ना, समय से होगा अभी, ठीक है। तो अभी आपको टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है, अभी हम खुद भी पढ़ रहे हैं अभी ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। आगे क्या है कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है, गंगा देवी, मुकुंदी देवी, बागेश्वरी देवी, फिर बच्चन कौर। तो क्या नाम है बताइएगा, तो गंगा देवी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बताएंगे बाद में हमको कि इस वीडियो के बाद क्या किस चीज़ का वीडियो बनाए, मतलब इंग्लिश का बनाए, ज्योग्राफी का, है ना। बाकी तो तीन सब्जेक्ट हम ही पढ़ा रहे हैं अभी, 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं प्रदीप सर, है ना। और देखिए बता रहे हैं आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद एक आपको यहाँ पे आपको लास्ट में दिखाई देगा एक दिखाई देगा आपको क्या, यहाँ पे ठीक है ना, इस साइड में दिखाई देगा कि वीडियो, ठीक है ना, लास्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसको, ठीक है ना, पूरा उसमें आपका सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है, उसको भी पूरा कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना, दोनों उसमें क्या किए हैं, शामिल किए हैं, ठीक। इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बोल रहे हैं कि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तब, ठीक है ना, उसको देखना ज़रूरी है, उसमें दोनों चीज़ है, और वो मतलब कि जो ब्रिलियंट गेस्ट पेपर है ना, उससे उठाए हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, 1 जनवरी 1952, या फिर 20 फरवरी 1948, या फिर 18 जून 1940, या फिर क्या है आपका 12 जुलाई 1944 रहेगा। तो कब हुआ था, थोड़ा सा ज़रा जल्दी करना है यहाँ पे, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा नहीं, 7 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। तो कब हुआ था इनका जन्म, तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को, ठीक है ना। इन्हें की मार 12 जुलाई 1940 ईस्वी, गलत है ये सब, ठीक है ना। तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 ईस्वी में, ठीक है ना, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बताएं ट्रिक याद करने का, देखिए जैसे कि क्या याद कर सकते हैं कि, हाँ ऐसे याद कर लीजिए कि क्या हुआ कि उदय का जो प्रकाश है ना, मतलब ऑब्जेक्ट मान लीजिए, उदय क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, उसका प्रकाश कब पड़ता है, तो जनवरी में पड़ता है, ठीक है ना। उदय प्रकाश यानी कि जब सूर्य कब उगता है, तो जनवरी में उगना शुरू हो जाता है ना। दिसंबर तक क्या होता है, पूरा कुहासा रहता है ना। तो प्रकाश कब आता है, तो जनवरी में आता है, ठीक है। तो आराम से थोड़ा सा ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ठीक। ट्रिक लाएंगे हम अभी पूरा सब चीज़ का, अभी तो फिलहाल ऐसा ही बता रहे हैं रफली। आगे क्या है कि शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत है, संभाषण, या फिर डायरी लेखन, आत्मकथा, या फिर ऐतिहासिक संस्मरण, बताइएगा। तो किस विधा के अंतर्गत है दोस्त, यहाँ का संभाषण से, ठीक है ना, उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने से नहीं ज़्यादा कठिन क्या हुआ है, बताइएगा। मतलब कि आप कुछ परीक्षाएं जो क्या किए उत्तीर्ण कर लिए हैं, लेकिन मतलब कि मेन चीज़ वो नहीं है, मतलब कि आप बहुत बड़ा काम नहीं कर लिए, बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिए हैं, मतलब उससे भी कठिन कुछ है, जो क्या है कठिन बताइएगा। जैसे कि मैट्रिक इंटर पास कर लिए हैं, बीए पास कर लिए हैं, और भी बड़ा एग्ज़ाम पूरा पास कर लिया, ठीक है। लेकिन वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, उससे भी बड़ा कठिन चीज़ क्या है आपका,
तो जीवन को समझना है ना, कि हमारा लाइफ है जो कैसे बीतेगा, कैसे चलेगा, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जीवन की उन्नति में करना, या फिर जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, या फिर जीवन को समझना, जीवन को समझना ही, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जीवन को समझना है जो सबसे बड़ा चीज़, मतलब बहुत बड़ा कठिन चीज़ है, कि कैसे हम जीवन को अपना समझें, कि हमको क्या करना है, क्या होगा मेरा, है ना। विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं, विशेषण का पूछ रहा है ना, कितना, तो टोटल 4 होता है, संज्ञा के 5 होता है ना। आगे बढ़ते हैं। लालच का पूछा गया विशेषण क्या हो जाएगा, लालच का क्या हो जाएगा, हानि, पैसा, लालची, फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा आपका लालची हो जाएगा। सिंपल तो है। कहा कि भारत का विशेषण है ना, क्या हो जाएगा आपका, इंडिया हो जाएगा, फिर इंडिया किस हो जाएगा यार, है ना, भारतीय, फिर भारतवासी, फिर इनमें से कोई नहीं, तो नहीं है, आपका देश है यहाँ पे, ठीक है ना। तो भारत का क्या होगा विशेषण आपका, इंडिया, भारतीय, भारतवासी, या फिर देश, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा भारतवासी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और पूछ लेगा कि पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान का क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी हो जाएगा, ठीक है ना। उन लोग का नाम लेते ही मतलब गुस्सा आने लगता है। तो अगर पूछ लगा तो बता दीजिएगा कि पाकिस्तान का पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तान का अफ़गानिस्तानी, है ना। बट आई लव माई इंडिया, ठीक है। आगे देखिए, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, बताइएगा। मतलब क्या है कि मतलब कि सम सब में मतलब कि लगा हुआ है ना शुरू में, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसमें सम नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा है आपका, बताइएगा। सुमति है, संहार है, या फिर संबोधन, या फिर संविधान। तो संविधान में तो संविधान लिखते हैं, संबोधन भी लिखते हैं, मारा इसमें समहार लिखते हैं इसको, ठीक है ना, इसको भी समहार लिखते हैं, इसमें समारा है। सुमति में यार सु बोलते हैं, ठीक है ना, शुरू में। तो यहाँ पे सम का तो यहाँ पे आ नहीं रहा है कोई सेंस, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने वाला के लिए एक शब्द पूछा गया कि क्या होगा, वो नहीं पूछा है, पूछा कि पढ़ने वाला में प्रत्यय क्या होगा। आपको हम यही बताएंगे कि पढ़ने वाला का एक शब्द क्या हो सकता है, अभी हम बताते हैं, ठीक है ना, सब चीज़ बता देंगे भाई, टेंशन मत लीजिए। तो पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है आपका, ला, या फिर क्या, ला, या फिर वाला, या फिर आ। तो पढ़ने वाला के लिए वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वाला। और लिखने वाला में भी वाला हो जाएगा, है ना। सोने वाला में वाला हो जाएगा। अब पूछ लेगा कि पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो पढ़ाकू होता है, ठीक है ना, क्या होता है आपका, पढ़ाकू उसको बोलते हैं, ठीक है। मुंह से निकल गया ये बात तो हम बता दिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, बातचीत किस विधा की रचना है। देखिए भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अरे इसको हम रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी 200 क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे, करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है ना। मेरा गला थोड़ा दर्द कर रहा है बोलते बोलते, अभी लगता है 1 घंटा बोले जाओ, ठीक है ना। हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। जस्ट इसके बाद में वीडियो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, 101 से लेकर के 200 तक, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा कुछ सब्जेक्टिव भी आ जाएगा, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मतलब इसके बाद जस्ट मिल जाए, ठीक है ना। इस वीडियो को जस्ट बाद मतलब अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। तो 101 से 200 तक करेंगे अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, हमारे मेहनत के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।